नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, आप सभी को पता है MP PSC 2025 की हम कंटिन्यू तैयारी लगे हुए हैं और तैयारी के उसमें हम आपके लिए जो सीरीज चला रहे हैं MP GK की, वह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती जा रही है। दोस्तों, हमने अभी तक 13 लेक्चर आपके लिए रिकॉर्डेड कर दिए। साथ में आपको उससे पता लगा होगा कि MP PSC वर्तमान में कैसे प्रश्न पूछ रहा है। ये सभी बात को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैंने आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन जोड़ा है जिसमें मैं आपको डेली 3 से 4 करंट अफेयर के MCQ भी लेके आऊँगा। दोस्तों, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हमारे पास 300 से प्लस ज़्यादा MCQ होंगे मध्य प्रदेश से संबंधित, जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज पर ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे वह भी इस सीरीज का फ़ायदा उठाए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने कल पूछे थे उनके दोनों आंसर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आया कि सर जो आप प्रश्न पूछते हैं उसका भी आप एक बार आंसर बता दीजिए कीजिए, हम उसको सर्च नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, हमारा कल का प्रश्न था मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम है कैलाश जी मकवाना। ठीक है, इनको हाल ही में सुधीर सक्सेना के स्थान पर नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है। दूसरा था बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि स्थल कहाँ पर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सारंगपुर, जो कि कहाँ पर है, राजगढ़ ज़िले में है, वहाँ पर रानी रूपमती और बाज बहादुर की क्या है, समाधि स्थल है। दोस्तों, आपको याद रखना है, कभी आपने जिनने आंसर दिए उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, जिनको याद नहीं है उनको अपनी कॉपी में इसको ज़रूर नोट करना है। अब देखिए, बात कर लेते हैं हमारी MP PSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का। तो दोस्तों, PSC बाय DC सर की एप्लीकेशन पे जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कल आपका इतिहास का प्राचीन, मध्य और आधुनिक का टेस्ट होने वाला है 30/11/2024 को, तो इसे ज़रूर अटेंड कीजिएगा। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और 11 AM पे आपको यह टेस्ट एप्लीकेशन पर मिलेगा। आप इसे लगाइए और अपना एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पर मेरी गलतियाँ हो रही हैं, और आप जब पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो टॉपिक MP PSC ने दिए हैं वहाँ से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। ठीक है, 1 तारीख के दिन आपको वापस से तैयार रहना है, क्योंकि उस दिन आपकी FLT होने वाली है दूसरे नंबर की। ठीक है दोस्तों, तो लगातार हम आपकी तैयारी में सहयोग कर रहे हैं। आप भी इस टेस्ट सीरीज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 499 में। ठीक है, जो लाइव बैच चल रहा है उसे भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देना है। वह है मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा है महादेव पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, इन दोनों का आंसर आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जबलपुर। दोस्तों, हमारे यहाँ 2 कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं, आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ भी रखा होगा। कहाँ पर, तो सर एक है हमारे जबलपुर में और दूसरा है सर हमारा ग्वालियर में। जो जबलपुर वाले विश्वविद्यालय उसका नाम आप सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय उसका नाम है। और जो ग्वालियर में है उसका नाम है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि कॉलेज। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में हुई थी और राजमाता विजया राजे सिंधिया की स्थापना 2008 में हुई है, आपको याद रखना है। यहीं पर मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा एक और खोला गया है यूनिवर्सिटी, वेटरनरी, क्या खोली गई है, वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो आप सभी को पता है कि जानवर का यहाँ पर इलाज होता है, वहाँ पर उसकी स्टडी क्या बोलते हैं, वेटरनरी बोलते हैं, और इसकी स्थापना 2009 में हुई है। कहाँ पर, तो जबलपुर में। इस बात को आपको याद रखना है। राजमाता विजया राजे सिंधिया के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं उनकी हम बात करते हैं, तो वहाँ आता है इंदौर का कृषि कॉलेज, आप सभी को पता है। फिर सीहोर में कौन सा कॉलेज है, तो RAK एग्रीकल्चर कॉलेज, रफ़ीक अहमद किदवई कॉलेज है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं,
तो आपको याद रखना है कितने, 2 हैं। उनका स्थापना वर्ष भी पूछा जा सकता है। वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चीनी मिल, प्रथम चीनी मिल किस वर्ष और एवं किस स्थान पर स्थापित की गई थी? किसकी बात कर रहा है? प्रथम चीनी मिल। और आप सभी को पता है कि जो प्रथम होता है वह एमपीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसने पूछा है किस वर्ष और किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो देखिए, चीनी मिल जो पहली थी वहाँ 1934 में रतलाम में स्थापित की गई थी और इसका नाम था जावरा शुगर मिल। क्या था? जावरा शुगर मिल था। ये बात आपको याद रखना है। अब शुगर मिल की बात करते हैं तो यहाँ सर कृषि आधारित उद्योग है मध्य प्रदेश का। इसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है या कच्चा माल लगता है वो हमारा गन्ना या शुगर लगता है, शुगर केन। ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश में 26 शुगर मिलें क्या है, संचालित है। ये बात भी आपको याद रखना है। तो देखिए, पहली कहाँ पर खोली गई? मैप में आ जाओ, मैप में मैं आपको बता देता हूँ, तुरंत आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जावरा के रतलाम में 1934 में पहली शुगर मिल खोली गई थी। कहाँ पर? रतलाम ज़िले में। ठीक है, कुछ अन्य शुगर मिल की हम बात करते हैं तो मंदसौर में जीवाजी राव सिंधिया शुगर मिल है। कौन सी? जीवाजी राव सिंधिया। इस बात को याद रखना है। कुछ कुछ शुगर मिल बंद भी है पर हमें याद रखना है यह कहाँ पर है, मंदसौर में है। फिर बात आती है सीहोर की, तो सीहोर में आपको देखने को मिलेगी भोपाल शुगर मिल। ये पेपर में पूछा जाता है और व्यक्ति क्या करता है, इसे गलत करके आता है, उसे लगता है भोपाल नाम है तो भोपाल में होगी। इंदौर में आएंगे तो इंदौर में हमें बरलई शुगर मिल देखने को मिलेगी। जब आप भोपाल से देवास तरफ जाते हैं तो आपको बरलई शुगर मिल देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत सारी किताब में यहाँ देवास लिखा हुआ है परंतु आपको याद रखना है कहाँ पर है, इंदौर में। यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है। फिर आप यहाँ पर आएंगे दतिया में, तो दतिया में मिलेगी माँ पीताम्बरा शुगर मिल। कहाँ पर? दतिया में। फिर मुरैना, मुरैना में आपको मिलेगी केलारस शुगर मिल। फिर गुना में जाएंगे तो गुना में आपको क्या मिलेगी? राघोगढ़ शुगर मिल। तो इन सभी शुगर मिल के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। फिर सारंगपुर शुगर मिल भी है जो कि कहाँ पर है? सारंगपुर आप सभी को पता है राजगढ़ में है, तो आपको याद रखना है। तो पहली कहाँ पर खोली गई थी? रतलाम में खोली गई थी 1934 में और उसका नाम था जावरा शुगर मिल। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित कितना था? तो देखिए 2022-23 की बात करता है तो इसके हिसाब से तो 4.56 था। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि सर हमने पैसा तो खर्च किया पर हमें क्या, पैसा वापस नहीं आया। जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपये खर्च किया था और 6 रुपये आपका पैसा आया तो 4 रुपये क्या हो जाता है? आपका राजकोषीय घाटा हो जाता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं राजकीय कोषीय घाटा। तो सिंपल फॉर्म में हमने समझा दिया। अब देखिए 2023-24 में अभी हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण आया है। यहाँ पर 22-23 का पूछा तो हम बात कर लेते हैं 23-24 की। तो 23-24 में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है? 4.02% है। ठीक है, यानी पिछले साल की तुलना में कितना? 0.54% कम है। लगभग कितना? 55,709 करोड़ रुपए का हमारे यहाँ क्या हुआ है? राजकोषीय घाटा हुआ है। तो देखिए भैया, मध्य प्रदेश सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है और उसे पैसा उतना वापस नहीं आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान राजकोषीय घाटा कितना है? 4.02% है और लगभग 55,709 करोड़ रुपए हमारे यहाँ क्या है? राजकोषीय घाटा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 12। क्या है इसका राइट आंसर? 12 है। अब देखिए विक्रम पुरस्कार क्या है? तो सर मध्य प्रदेश का खेल पुरस्कार है। मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार, फिर उसके बाद दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार, फिर उसके बाद दिया जाता है प्रभात जोशी पुरस्कार और एक और दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है,
विक्रम पुरस्कार आपको याद रखना है सीनियर खिलाड़ी को देते हैं, एकलव्य जूनियर खिलाड़ी को देते हैं, विश्वामित्र कोच को प्रदान किया जाता है, प्रभात जोशी मलखंभ खेल में प्रदान किया जाता है। ठीक है, और फिर देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट खेलों में जीवन भर योगदान देने के लिए दिया जाता है। अब विक्रम पुरस्कार एक साल में अधिकतम 12 लोगों को दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार अधिकतम 15 लोगों को, विश्वामित्र पुरस्कार 1 लोग को, प्रभात जोशी 1 को, लाइफ टाइम अचीवमेंट भी 1 लोगों को प्रदान किया जाता है। विक्रम पुरस्कार में 2 लाख रुपए देते हैं, फिर एकलव्य पुरस्कार में 1 लाख रुपया दिया जाता है, विश्वामित्र में 2, प्रभात जोशी में 2 और लाइफ टाइम अचीवमेंट में भी कितना दिया जाता है, 2 लाख रुपये प्रदान किया जाता है। विक्रम पुरस्कार जो स्टार्ट हुआ था वो 1990 में स्टार्ट हुआ था, आपको याद रखना है। विश्वामित्र 1996 में स्टार्ट हुआ है, प्रभात जोशी 2013 से दिया जाता है। तो यहाँ सभी कुछ ईयर्स हैं, आपको उनको याद रख लेना है। एकलव्य पुरस्कार का कोई कहीं कहीं 1994 भी हमें देखने को मिलता है और कहीं कहीं 1977 भी देखने को मिलता है। तो कन्फ्यूज़न पॉइंट है, नहीं पूछेगा, आपको केवल जितना मैंने बताया उतना आपको याद रखना है कि अधिकतम कितने देते हैं, 12 को देते हैं। और एकलव्य पुरस्कार आपको याद रखना कितने को, तो सर इसे दिया जाता है 15 लोगों को। ठीक है, पर मनी भी याद रखनी है, कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ सभी क्या हुए, मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार की हमने बात की। किसके द्वारा दिया जाता होगा, तो सर जो मध्य प्रदेश का खेल मंत्रालय उसके द्वारा प्रदान किया जाता होगा। और वर्तमान खेल मंत्री कौन है हमारे, तो सर विश्वास सारंग जी हमारे कौन है, खेल मंत्री हैं, आपको याद रखना है। और विश्वास सारंग कहाँ से, तो भोपाल ज़िले से संबंधित हैं। ठीक है, कितनी सारी बातें करें, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आज सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना है कि आपको कैसा लग रहा है इस सीरीज़ को देख के। कभी आपने 50+ कमेंट करे तो मैं मान जाऊंगा कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है। तो देखता हूं आज कितने लोग इस पर कमेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संचालित मापवा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए भैया, मापवा योजना की बात करते हैं तो मापवा योजना कब शुरू की गई थी, तो 25 जून 2007 को इसे शुरू की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो महिला लोग हैं उनको कृषि में क्या करना है, कृषि में तकनीक चुनने संबंधी हमें क्या देना है, प्रशिक्षण देना है। जैसे आपने एक योजना सुनी होगी ड्रोन दीदी योजना, ठीक है, इसमें क्या दिया जा रहा है कि महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की क्या दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और लगभग 1 करोड़ महिलाओं को यह प्रशिक्षण देना है या ट्रेनिंग इसमें प्रदान करना है। अब ये ड्रोन का इस्तेमाल महिलाएं कहाँ करेंगी, तो कृषि में कीटनाशक छिड़काव में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ सामान लाने ले जाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए भारत में 1 करोड़ ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। तो उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही 2007 में एक योजना चालू कर दी थी, जिसके तहत महिला कृषकों को कृषि तकनीक चुनने संबंधी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। किसके तहत, मापवा योजना के तहत, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में संचालित गौ सेवा प्रशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसकी बात करते हैं तो इसे क्या किया गया था, 2001 में शुरू किया गया था। अब देखो भैया क्या है, गौ सेवक प्रशिक्षण योजना, यानी गौ सेवा के लिए आप क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाता था, तो आप सभी को मेनली 1000 रुपये प्रति माह इसके दौरान दिया जाता था जब आपको यह ट्रेनिंग प्रदान की जाती थी। मैक्सिमम 6 माह की यह ट्रेनिंग चलती थी, आज भी चलती है, कभी करना हो तो कर सकते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती थी उसके बाद 1200 रुपये की आपको किट प्रदान की जाती थी। तो देखिए भैया क्या है, पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगार युवक को रोजगार देना ही इसका क्या था, लक्ष्य था। ईयर आपको याद रखना है, कितने रुपए दिए जाते हैं। कभी आप गांव में हैं और 10वीं पास है और 10वीं पास के बाद आपकी उम्र कितनी है, 18 से लेकर 35 वर्ष तक है, तो आप इसके तहत क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं और साथ में उसके बाद आप रोजगार अपना खोल सकते हैं। आपने देखा होगा गांव-गांव जाके बहुत सारे गौ सेवक गौ सेवा करते हैं, तो इसके तहत आप भी गौ सेवा कर पाएंगे और जो भी सर्विसेज आप देंगे उसके तहत आप उनसे क्या ले सकते हैं, चार्जेस ले सकते हैं। तो इस योजना को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुपद गायिका असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो असगरी बाई का जन्म हुआ था भैया छतरपुर में। कहाँ पर, छतरपुर जिले में। और छतरपुर का कभी गांव पूछता है तो कहाँ पर, बिजावर नामक वहाँ पर गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। ध्रुपद क्या है सर, तो यह एक गायन की क्या है, एक शैली है ध्रुपद। ठीक है, इस बात को आप याद रखना है।
इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा 2015 में पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया था। क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ध्रुपद गायन की बात करते हैं। एक और बात याद रखना कि यह मेवाती घराने से संबंधित थी। किससे? मेवाती घराने से संबंधित थी, जो कि हरियाणा राजस्थान में फैला हुआ है। उस घराने से यह संबंध रखती थी। कुछ प्रमुख ध्रुपद गायक की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो भैया हमें देखने को मिलते हैं गुंचेदा ब्रदर्स। क्या देखने को मिलते हैं? गुंचेदा ब्रदर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि क्या थे? ध्रुपद गायक से संबंधित थे। ठीक है, तो आपको असगरी बाई के बारे में पूछा जा सकता है, किस कला से संबंधित थी, तो आपको बता के आना है ध्रुपद गायिका थी। पूछा जा सकता है कब पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो आपको बता के आना है कि 2015 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कितनी बार बताया, और यह MPPSC ने 2022 में पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो सर भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। भा से भा भी याद रख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान हमें भोपाल में देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था 1982 में बना, और किस देश की सहायता से बना था? तो सर स्वीडिश देश की सहायता से बना गया था। अब इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, आपने जैसे IIT वगैरह सुन रखे होंगे, इसमें क्या होता है? बीटेक वगैरह के कोर्स होते हैं। ऐसा ही क्या होता है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में, यहाँ IIFM इसका पूरा नाम होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर फॉरेस्ट के मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात और मैं बता दूँ कि राज्य वन प्रबंधन संस्थान यानी मध्य प्रदेश वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो वहाँ है बालाघाट में। इस बात को भी आपको याद रखना है। 1979 में उसे स्थापित किया गया था। जबलपुर में क्या है? तो सर उष्णकटिबंधीय वन प्रबंधन संस्थान का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पर है? जबलपुर में। और देहरादून में आप सभी को पता है उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देखिए 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो अभी की हम बात करते हैं तो कौन सा स्थान है? चौथा इसका राइट आंसर है। अब भैया प्रमुख खनिज में हम देख लेते हैं कौन से नंबर पे है। तो मैग्नीज, तांबा और एक और कौन सा? हीरा। इसमें हम कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे। फिर बात आती है रॉक फॉस्फेट की। तो क्या बताया था? हर दूसरा आदमी क्या कीटनाशक या उर्वरक छिड़कता है, तो उसका राइट आंसर दूसरा हो जाता है। हर तीसरे आदमी को हम क्या लगाते हैं? चूना लगाते हैं। तो चूना पत्थर में हम कौन से हो जाएंगे? तीसरे नंबर पे हो जाएंगे। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको बताई थी कोयले में तो हर चौथा आदमी काला है, तो यह इसमें चौथा हो जाएंगे। फिर भैया छठवें में हम किस में थे? तो सर बॉक्साइट में हम कौन से नंबर पे थे? छठे नंबर पे थे। ये भी आपने बताया था, तो मैंने इससे बताया था छठवा लिख लेना और बा से बा उसे कनेक्ट कर लेना। तो देखिए जो रैंक मैं बता रहा हूँ वहाँ आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ सभी 2023-24 का क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक रैंक है मध्य प्रदेश की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है कि केला जिला किसे कहा जाता है? तो केला जिला सर बुरहानपुर को कहा जाता है। अब सतना में सर कपास नहीं होती, शहडोल में नहीं होती, मंदसौर में नहीं होती, तो यहीं से आप तुक्का भी लगाते। आज जैसे हमने कृषि पढ़ा और कृषि में मैंने तुक्का लगाना बताया था कि भैया कपास कहाँ पर होगी, तो कपास हमेशा काली मिट्टी वाले क्षेत्र में ही उगाई जाएगी, और इसीलिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कपास की खेती की जाती है, और गुजरात कपास उत्पादन में पहला नंबर पर है। ठीक है, तो कौन सा जिला है वहाँ? बुरहानपुर मुख्य रूप से कपास और केले के लिए प्रसिद्ध है। और कपास की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था खंडवा व खरगोन जो दो ज़िले हैं उन दोनों को क्या कहा जाता है? सुनहरे ज़िले कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कपास का उत्पादन अधिक होता है। और सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सर खरगोन में होता है। ये बात भी मैंने बताया था। और देखिए केला उत्सव, यहाँ पर केले की नई नई वेराइटी आती है, यहाँ हमेशा कहाँ पर लगता है? तो बुरहानपुर में आयोजित किया जाता है हर साल। ठीक है, कितने सारे पॉइंट बताए, सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है?
तो भैया ये उस समय का प्रश्न था, तो उस समय तो 1,000 रुपये प्रदान की जाती थी, परंतु वर्तमान में कितनी 1250 रुपये प्रति माह दी जाती है। ये बात आपको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। जनवरी 2023 में इसकी घोषणा करते हैं कौन, शिवराज सिंह जी चौहान। फिर मार्च 2023 में इस योजना को क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कौन होगी पात्र, तो वह महिला जो 21 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक की होगी और मध्य प्रदेश की मूल निवासी होगी, वह महिला इस योजना के लिए क्या है, पात्र है। उनकी घरेलू इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी याद रखना है। और इसके अलावा एक और बात आपको याद रखना है कि वह चाहे विधवा हो, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, शादीशुदा हो, उन सभी महिलाओं को इसका फ़ायदा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कितने रुपए दिए जाते हैं वर्तमान में, तो 1250 रुपये दिए जाते हैं। आप सभी को याद रखना है 21 से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं इसके लिए पात्र हैं, जिनकी वार्षिक इनकम कितनी नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है, तो भैया इसका राइट आंसर है सहरिया। और सहरिया का मैंने बताया था, शहर शब्द से सहरिया बना है, जिसका मतलब होता है जंगल में निवास करने वाले लोग क्या बोलते हैं, जंगल के निवासी को ही शहर कहा जाता है। कितनी बार बताया। अब देखिए, फिर मैंने आपको बताया था दुलदुल घोड़ी, लहंगी आदि नृत्य किसके हैं, सहरिया जनजाति के हैं, और यह मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार में निवास करती है। ठीक है, फिर मैंने बताया था ये अपने जो कौन थे इनके ईश्वर गुरु, किसे बताए थे मैंने, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। दोस्तों 10 बार पढ़ा दिया मैंने, डिटेल बता रहा हूँ, डिटेल से ही प्रश्न बन रहा है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है सर, डिंडोरी है। और डिंडोरी का आपने बताया था 94 क्या है, तो जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है सर, तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह 236 है, और 2001 में कितना था सर, तो 196 था, यानी कितना +40 हुआ है। इंडिया की हम बात करते हैं तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना है, 382 है। अब सर यहाँ पर आप भारत का क्यों बता रहे हैं, तो कल हमने एक प्रश्न पढ़ा था जिसमें उसने पूछा था भारत और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, पूछा था। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अब जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक आप सभी को पता है, मैंने बताया था भोपाल 855, फिर मैंने बताया था इंदौर, बताया था, फिर इंदौर के बाद मैंने किसका नाम बताया था, यहाँ पर 841 था, फिर उसके बाद मैंने आपको जबलपुर बताया था। न्यूनतम कहाँ पर बताया था, तो सर आपने डिंडोरी बताया था, यहाँ पर 94 है। फिर आपने उसके बाद बताया श्योपुर, यहाँ पर 104 है। फिर हमने बताया था पन्ना, ठीक है। फिर उसके बाद बैतूल रायसेन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज वापस से मैंने रिवीजन करा दिया। तो आपको याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश का कितना है, 236 है। 196 2001 में था, 40 लोगों की वृद्धि हुई। 382 भारत का है, और न्यूनतम सर्वाधिक हमने बात कर ली। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आप सभी को पता है सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और कितने अच्छे से मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाए, जो मध्य प्रदेश की हमने राज्य व्यवस्था पढ़ी हमारे लाइव कोर्स में, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है। कभी किसी को देखना हो तो लाइव कोर्स खरीदिए और उस क्लास को अच्छे से देखिए, आपको भी समझ में आएगा। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बात करते हैं, सर प्रथम कौन थे, तो मैंने आपको बताया था रा से राम और सा से सीता, तो क्या बताया था, पट्टाभी सीतारमैया बताया था। तो पट्टाभी सीतारमैया क्या थे, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। वर्तमान में कौन है, तो सर वर्तमान में हमारे हैं छगन मगन भाई पटेल। छगन मंगू भाई पटेल भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और कहाँ से संबंधित है ये, तो ये संबंधित है हमारे गुजरात से। अब मध्य प्रदेश के उन राज्यपाल की बात करते हैं जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखिएगा पहले, कि जो हमारे प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, उसका भी आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, याद रखिएगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करता हूँ, जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे राज्यपाल, तो सबसे पहले आते हैं, अभी वर्तमान में ही देख लेते हैं। तो आनंदीबेन पटेल जो थी वो कहाँ की थी? गुजरात की थी, ये बात आपको याद रखना है। फिर देखिए दूसरे थे हमारे राम प्रकाश गुप्त, ठीक है, और एक और थे राम नरेश ठाकुर करके, ठीक है। ये दोनों कहाँ के थे? तो ये दोनों सर थे हमारे उत्तर प्रदेश के। फिर आपने सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बताया कि कौन? तो हमारे भगवत दयाल शर्मा क्या थे? भगवत दयाल शर्मा। तो भगवत दयाल शर्मा कहाँ के थे? तो सर भगवत दयाल शर्मा जो थे वहाँ थे हरियाणा के, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि इतने सारे लोग मुख्यमंत्री हैं जो अन्य राज्यों के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। आंसर क्या देना है आपको कमेंट बॉक्स में? मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने की न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 29 दिसंबर 1993 को पटल पर रखा गया था। 30 दिसंबर 1993 को यह पास हुआ। फिर मैंने बताया था 1994 को राज्यपाल ने स्वीकृति दी और 25/1/1994 को यह मध्य प्रदेश में लागू हुआ। कितनी सारी बात बताई थी। तो पंचायत बनाने के लिए कितना? 1000 क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। 2007 से मध्य प्रदेश की जो पंचायतें थी उसमें 50% का महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ये बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? सब पढ़ा है बेटा, बार बार रिपीट ही होगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको क्लास में और यहाँ पर, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। रिपीटेशन मोड इसका लगातार चलता रहेगा। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, मैंने आपको बताया था 1977 में पहली बार, दूसरी बार 1980 में और तीसरी बार 1992 में। 1977 के समय जो हमारे राज्यपाल थे उनका नाम क्या था? जल्दी से बता दो सभी। तो सर सत्यनारायण सिन्हा थे उस टाइम। और दूसरी बार जब लगा जब हमारे भगवत दयाल शर्मा थे। और तीसरी बार लगा जब कौन थे? महावीर। तीसरी बार थे जो थे मोहम्मद अली नाम के एक राज्यपाल थे, वो थे। सुंदरलाल पटवा के ज़माने में तीसरी बार हमारे यहाँ क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो इसमें क्या होता है, मुख्यमंत्री एक मंत्री को भैया बना देता है कि आपको अध्यक्षता करना है, तो मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री क्या करता है? उसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है भैया, रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कितनी बार पढ़ा दिया। और वर्तमान में कौन है? तो मोहन यादव जी हैं। सर्वाधिक समय तक कौन रहे हैं? तो सर्वाधिक समय तक सर हमारे शिवराज सिंह जी चौहान रहे हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उमा भारती थी। हर फैक्ट आपको बार बार बताया है, इस बार भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग की हम बात कर लेते हैं। तो राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य क्या होगा? तो सर यह जो मानव के अधिकार होते हैं उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में कब हुआ? तो सितंबर 1995 में इसका गठन हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु क्या होता है, इसके लिए एक समिति का गठन होता है और उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वह होता है मुख्यमंत्री। कुल 4 सदस्य होते हैं इसकी समिति में। एक मुख्यमंत्री होता है, दूसरा होता है गृह मंत्री, तीसरा होता है विधानसभा का अध्यक्ष और चौथा होता है विधानसभा में विपक्ष का नेता। ये 4 लोग क्या होते हैं, जब राज्य मानव अधिकार के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं तो यह सभी 4 लोग समिति में शामिल होते हैं और जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या है? मुख्यमंत्री है। फिर राज्य मानव अधिकार आयोग का जो हेड क्वार्टर है उसका नाम क्या है? पर्यावास भवन के नाम से जानते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों इसके तहत 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में
जो राजकीय पिछड़ा वर्ग आयोग था वो 1994 में गठित किया गया। ठीक है, इसके तहत इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। फिर दो अलग सदस्य होते हैं जिनमें से एक महिला होना जरूरी है, महिला जरूरी एक। ठीक है, फिर इसमें 5 अशासकीय सदस्य होते हैं जिनको क्या होता है, जिनको ज्ञान होना चाहिए ओबीसी पिछड़ा वर्ग के बारे में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। यही आपके पेपर में पूछा जाएगा। और वर्तमान जो इसके प्रमुख है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के, उनका नाम है रामकृष्ण कुसमारिया जी। यह क्या है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 315 के तहत राज्यों तथा केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग का क्या है, प्रावधान है। मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था कि लोक सेवा अधिनियम की धारा 118(3) के द्वारा मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग बनाया गया था। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? तो आप सभी को पता है इंदौर में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डीबी रेगे थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राजेश लाल मेहरा है। इन सभी को आपको याद रखना है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो भैया 1 नवंबर 1994 को क्या बनाया गया था, राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया था। क्यों बनाया गया था कि सर हमें पता है कि जो नगरीय निकाय और पंचायत होती है उनके चुनाव कौन कराता है? तो सर राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। उसी के लिए मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया, आपको याद रखना है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे भैया NB लोहानी। कौन थे? NB लोहानी इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। फिर दूसरे बने गोपाल शरण शुक्ल और तीसरे बने आदित्य विजय सिंह। फिर चौथे बने अजीत रायजादा। फिर बने भैया R परशुराम। और फिर वर्तमान में कौन है? बसंत प्रताप सिंह। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। कौन है ये? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा है? इसलिए मैंने पांचों के नाम आपको लिखा दिए हैं। बसंत प्रताप कौन है? वर्तमान में है। और पहले कौन थे? तो NB लोहानी थे। तो वापस से प्रश्न आ सकता है, तो आपको याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न, मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपके लिए नया सेशन चालू किया जिसके तहत मैं आपको 3 से 4 करंट अफेयर डेली कराऊंगा। और उसके बारे में क्या होगा कि वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे जब तक पेपर होगा, जब तक आपके पास 300 प्लस MCQ होंगे किसके? करंट अफेयर के। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2024 में तानसेन सम्मान का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो देखिए अभी हाल दिसंबर 2024 में तानसेन सम्मान आयोजित किया गया। कहाँ पर? ग्वालियर में। ठीक है, तो ग्वालियर में कौन सा संस्करण था? तो 100वां संस्करण था, आपको याद रखना है। ठीक है, पेपर में क्यों पूछेगा? क्योंकि इसका 100वां संस्करण है। अपन ने MPPSC के एक पेपर में देखा था, क्योंकि इस साल जो जनवरी 2024 के समथिंग जनवरी फरवरी में हमारे यहाँ खजुराहो महोत्सव हुआ। तो खजुराहो महोत्सव का एडिशन कौन सा था? 50वां था। तो उसने पूछा कौन सा एडिशन। तो इस बार पूछ सकता है कि तानसेन सम्मान का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है 100वां संस्करण आयोजित किया गया था। फिर देखिए भैया 2022 में तानसेन सम्मान किसको दिया गया था? तो पंडित गणपति भट्ट को दिया गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। कर्नाटक से संबंधित है, शास्त्रीय संगीतकार थे, इसलिए इनको प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है? तो आप सभी को पता है अभी इसी महीने मोहन कैबिनेट ने क्या किया कि मध्य प्रदेश में जो राजकीय सेवाएं उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात की। तो यह प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार पेपरलेस वोटिंग मध्य प्रदेश के किस स्थान पे हुई है? तो भैया यहाँ हुई है रतनपुर। और रतनपुर कहाँ पर है? तो बेरसिया नामक एक तहसील है। कहाँ पर? भोपाल जिले में। यहाँ पर एक जगह सरपंच के उपचुनाव हुए थे। किसके? सरपंच के उपचुनाव हुए थे। और उस उपचुनाव में बिना पेपर के क्या की गई? वोटिंग की गई थी।
तो इसलिए यहाँ देश की पहली बार पेपरलेस वोटिंग हुई है। कहाँ पर? रतनपुर, बेरसिया, भोपाल में। और यहाँ एक MPPSC ने एक एग्ज़ाम में पूछा था, तो आपके लिए इसलिए करंट अफेयर में मैंने ऐड किया है। तो ये है बातें आपको याद रखना है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। कल हम वापस से मिलेंगे। आपको इसी समय डेली 10 PM पर आपको क्लास उपलब्ध रहेगी। डेली इसे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कोशिश करूंगा कि इसकी PDF भी मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, जैसे ही 500 प्लस प्रश्न अपने कंपाइल हुए मेरे पास, मैं आपको इसकी क्या देना स्टार्ट कर दूंगा, तो मैं आपको इसकी PDF भी देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे पूछे हैं वो स्टार्टिंग में पूछे हैं आज, दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इसी तरह हम कल वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।